सारा प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। बांग्लादेशी हिंदुओं को यूपी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उनको खेती के साथ साथ आवासीय पट्टे भी दिए हैं। पिछले साल सरकार ने बेघर शहरियों को घर बनाने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि प्रदेश में अब भी लाखों लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और खेती के लिए तो जमीन तो बहुत दूर की बात है। क्या राज्य सरकार उनकी भी फिक्र करेगी? इसी मुद्दे पर करेंगे आज हम बड़ी बहस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए कृषि भूमि का पट्टा और आवंटन पत्र सौंपे। ये सभी बंगाली परिवार 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से मेरठ के हस्तिनापुर में बस गए थे। ये सभी परिवार 52 साल से सरकारी जमीन पर रह रहे थे, लेकिन अब इन परिवारों को कानपुर देहात के रसूलाबाद में यूपी सरकार की तरफ से रहने के लिए स्थायी निवास और खेती के लिए जमीन दी गई है। सालों से ये सभी रहने के लिए आवास और कृषि के लिए भूमि की मांग कर रहे थे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इन परिवारों को घर और कृषि भूमि मिली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार का गठन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया था। उस समय हम लोगों के सामने अनेक चुनौतियां थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें आजादी के बाद सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। उसमें मुसहर जाति की स्थिति ऐसी थी, बनटांगिया गांवों में यही स्थिति थी, कोल, भील, सहरिया, थारू, इन सभी जातियों की स्थिति यही थी। लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति किस मजबूती से कार्य की, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक ऐसे परिवारों को मैपिंग किया, उनको चिन्हित किया और फिर उन्हें आवासीय पट्टा उपलब्ध करवाने, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या जहां प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दी जा सकती थी वहां मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 1,08,000 की संख्या में केवल मुख्यमंत्री आवास योजना ऐसे परिवारों को ही उपलब्ध करवाने में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है, जिसमें आज 63 परिवार ये बांग्लादेशी हिंदू हैं, जिन्हें 1970 में जो लोग भारत के अंदर वापस आ गए थे, भारत के अंदर आए थे, शरण लिए थे, इन्हें हस्तिनापुर के एक सूत मिल में काम दिया गया था। लेकिन 84 में मिल बंद होने के बाद ये लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे, सरकार के पास सदैव जाते थे, लेकिन संवेदनहीन सरकारें कभी इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। आप अनुमान लगा सकते हैं, जो गरीबों की बात करते थे, आखिर इन गरीबों की पीड़ा उनकी कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी? क्यों नहीं मुसहर जाति के लोगों ने उन्होंने कभी कोई कार्रवाई को आगे बढ़ाया? बनटांगिया गांव के लोग अनाथ क्यों बन गए थे? थारू है, कोल है, अन्य जो जातियां थी, इनके बारे में वे संवेदनहीन क्यों बनी रही? लेकिन सरकार जब 2017 में आई, मेरे सभी सहयोगियों ने मिलकर के जो अभियान प्रारंभ किया, आज हम बनटांगिया के 38 गांवों को राजस्व गांव में बदल करके पहली बार विधानसभा चुनाव में, आजादी के बाद के किसी चुनाव में उन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया।
तो वरनागिया से खासा लगाव भी है मुख्यमंत्री का और समय समय पर वहां पर विजिट करते रहे हैं और उसी का जिक्र कर रहे थे कि मत का इस्तेमाल वहां के लोग कभी नहीं करते थे क्योंकि विकास वहां तक नहीं पहुंचा था। लेकिन आखिरकार अब विकास जिस तरह से वहां पर चारों तरफ देखने को मिल रहा है उससे वहां के लोग भी प्रभावित हैं और खुद मत का इस्तेमाल करने के लिए इस बार 2022 के चुनाव में वो बाहर निकल कर भी आए। बहरहाल जो आज हमारे डिबेट का टॉपिक है वो आपको बता दें कि जो आवास मिले हैं बंगाली परिवारों को, खासतौर पर पूर्वी पाकिस्तान से वो विस्थापित होकर आए थे, उसी को लेकर है कि आखिरकार इस दिशा में सरकार का ये कदम किस तरह से देखा जाए और जो यहाँ पर तमाम जमीन मुक्त कराई जा रही है जो अवैध रूप से कब्जा की गई थी उसको लेकर क्या प्लानिंग अब सरकार की रहेगी। चूंकि लगातार मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको वहां पर आवास दिए जाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय जी और साथ ही एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता। सबसे पहले आलोक, आपका रुख करते हुए, चूंकि जाहिर तौर पर आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं सीए की भी याद दिलाता है, क्योंकि सीए का भी मकसद यही था कि वहां जो परिवार हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो, अगर हिंदू परिवार यहां पर विस्थापित होना चाहते हैं तो उनको नागरिकता मिले और उनके लिए कुछ बेहतर सरकार कर सके। लेकिन कुल मिलाकर जो 63 बंगाली परिवार है उनको आज खेती के लिए जमीन मिली है, घर रहने के लिए मिला है। कितना बड़ा फैसला सरकार का? निश्चित तौर पर देखिए, सरकार के यानी कि मुख्यमंत्री योगी के इस फैसले से ये जो पूर्वी पाकिस्तान के जो विस्थापित हैं बांग्लादेशी हैं हिंदू, और इनकी संख्या मौजूदा समय में 400 है। हालांकि ये 63 परिवार के सदस्य हैं, जो 400 लोग अभी मौजूदा समय में हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के रसूलाबाद में जहां निवास है इनका, ज़्यादातर वहां पर निवास कर रहे हैं। और इसके अलावा 2 परिवार और भी थे जिनके सदस्यों का निधन हो गया है। और एक लंबे अरसे बाद देखा जाए तो किसी सरकार ने इनकी तरफ देखा है और इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है। इनके लिए 2 एकड़ जमीन की व्यवस्था की गई है ताकि वो अपनी फसलों को उगा सकें, साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास देने की बात मुख्यमंत्री योगी ने की है और इसके साथ ही एक शौचालय देने की भी बात कही है। तो सीधे तौर पर 63 परिवारों के 400 सदस्य इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसके बाकायदा एक लंबी प्रक्रिया पिछले कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री योगी ने शुरू की थी। राजस्व विभाग से इनका पूरा डाटा लिया गया था कि वो कौन से लोग हैं, कहाँ निवास कर रहे हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हैं, हिंदू हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं। और अब जाकर उनको न केवल छत देने का काम किया गया है बल्कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है। आवास दिए गए हैं, शौचालय की व्यवस्था की गई है, खेती के लिए 2 एकड़ जमीन भी देने का काम किया गया है। तो हालांकि जो आपका शुरुआत थी कि अभी भी बहुत सारे ऐसे विस्थापित होंगे जिनके लिए तमाम सारी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस दिशा में भी सरकार सोच रही है, और क्योंकि अगर सोच नहीं रही होती तो आज इन 400 लोगों के को जिस तरीके से सुविधा देने का काम किया गया यह भी संभव नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी ने आज अपनी बातों में कहा भी है कि चाहे वो पाकिस्तान के विस्थापित हो, बांग्लादेश के विस्थापित हो या किसी अन्य देश के विस्थापित हो, किसी भी सरकार ने इससे पहले उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई, उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन योगी सरकार में यह काम किए जा रहे हैं। जी, 1970 के बाद यानी कि काफी लंबा ये फासला रहा और अब मांग को जाकर सुना गया है सरकार की तरफ से। अब रहने के लिए उनके पास छत भी है और काम करने के लिए उनके पास जमीन भी होगी। विजय उपाध्याय जी, आज ये फैसला योगी सरकार का रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ओपनिंग स्टेटमेंट और उसके बाद फिर फैसले की बारीकियों पर भी चर्चा करेंगे। इसका स्वागत तो करना पड़ेगा। आखिर 52 ईयर से ये परिवार बदहाली में जीवन जी रहे थे। 63 परिवार है मूल रूप से। उनकी जैसा आलोक जी ने बताया कि 400 आबादी, हर परिवार को 2-2 एकड़ जमीन। बड़ा फैसला है, लेकिन बहुत देर से ये फैसला लिया। होना ये चाहिए था कि जब सरकार ने नीति बना ली, सरकार ने बहुत पहले इस पे फैसला होता था। आखिर जो भारतीय नागरिक हैं 1947 के पहले भारत में था, जिसे को आप पाकिस्तान या आज बांग्लादेश कहते हैं, और जो पूर्वी पाकिस्तान था 70 के बाद 71 से वो हो गया बांग्लादेश। वहां से जो लोग आए, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से लोग आए और जो पाकिस्तान से भी जो लोग आए, सीए
एनआरसी का एक बड़ा रूप था जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, ये गलतफहमी की वजह से विरोध किया इन लोगों ने। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यही कहावत इसके लिए सबसे सटीक है। और मुझे लगता है कि इन परिवारों को जरूर राहत मिली है। भले यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ दाता हैं, यहाँ तो काम भी किया गया था, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा परेशानी करने वाली रही होंगी। लेकिन ये 52 साल के बाद, संघर्षों के बाद, उनको जरूर सभी बिल्कुल। और ऐसे में पिछली सरकारों पर सवाल भी उठता है कि आखिरकार इस ओर क्यों पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। आलोक, चूंकि आप बता रहे थे कि सरकार ये भी सोच रही कि आगे जिनके पास आवास नहीं है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की कोशिश होगी, लेकिन क्या कोई ऐसा डेटा भी है कि कितने विस्थापित इस वक्त उत्तर प्रदेश में है? आलोक, आपको ऑडियो मिल रहा है? आलोक, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल, एक बार अपना सवाल फिर से ले लें। क्या सरकार के पास कोई डेटा है विस्थापितों का जिसको लेकर सरकार सोच रही है आगे कि जिनके पास आवास नहीं है उनको आगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा, शौचालय भी दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आज सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया कि जो पूर्वी बांग्लादेशी हैं हिंदू, उनकी संख्या 400 है और 63 लोग का ये परिवार है जिनके लिए यह व्यवस्था दी गई है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि राजस्व विभाग को लगाया गया है कि और कौन कौन से शरणार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों या अन्य कहीं के भी हों, तो उनका भी डाटा सरकार पता करवा रही है। अभी तक 63 परिवारों की ही पुख्ता जानकारी सरकार के जो अफसर हैं वो जुटा पाए थे और जिनके लिए आज मुख्यमंत्री योगी ने तमाम योजनाओं का ऐलान किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो, 2 एकड़ जमीन देने की बात हो, शौचालय देने की बात हो, समाज की मुख्यधारा में लाने की बात हो, तो ये सारे कदम आज उठाए गए हैं। और यह भी प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का कि जो अन्य लोग रह गए हैं, जिनको शामिल नहीं किया गया है जो सरकार की योजनाओं के द्वारा, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने के काम राजस्व विभाग कर रहा है। जी आलोक गुप्ता जी, इंदिरा सरकार मुझे याद आ गई जब चूंकि उस वक्त ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था कि पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बसाया था और कई जो पाकिस्तानी शरणार्थी थे वो यहाँ पर आए थे। पंजाबी बाग दिल्ली में भी उन्हें बसाया गया था और देश के अलग अलग इलाकों में आज भी वो शरणार्थी जो है उनके पास अपना आवाज भी है और अच्छा खासा वो कर भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में 70 के बाद से इतना वक्त यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लग जाना, आखिरकार आप इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं और क्यों आखिरकार पिछली सरकारों को इस ओर उनका ध्यान नहीं दिया गया या इस बारे में नहीं सोचा गया? निश्चित तौर पे बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी ने भी यही सवाल उठाया था। जी विजय जी से मेरा सवाल है, आऊंगी आलोक आपके पास। जी विजय उपाध्याय जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है ऑडियो विजय जी तक नहीं पहुंच पा रहा है। आलोक जी, यही मैं समझने की कोशिश कर रही हूं, क्या चूंकि इनकी संख्या बहुत कम है, वोट जुड़ा नहीं है, क्या यही वजह है कि इस ओर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया शरणार्थियों पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम सारे कारण होते हैं। अगर सरकारों को लाभ लेना होता है, वोट लेना हो, तो ऐसे लोगों के लिए तुरंत देखा जाए तो बहुत स्पीड में कार्रवाई भी होती है, तैयारियां भी होती हैं, सुविधाओं का लाभ भी पहुंचता है, उनके वोटर आईडी कार्ड भी बन जाते हैं जिसका लाभ सरकारें चुनाव में लेती आई हैं। लेकिन 1970 के बाद में आप देखा जाए तो तकरीबन 50 साल का वक्त हो गया है और अब जाके किसी सरकार ने सुध ली है ऐसे शरणार्थियों को लेकर। यही मैं कहना चाह रहा था और यही मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा था कि पिछली सरकारों में अगर इच्छा शक्ति रही होती तो इन लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाता। 70 के बाद देखा जाए, आपने इंदिरा गांधी की बात की, पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात की, तो उसके बाद 89 तक उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की भी सरकार रही और उसके बाद में सपा बसपा भाजपा की सरकारें आती रही हैं। कहीं ना कहीं से चुनाव के दौरान और इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी के कानों तक यह बात पहुंची थी कि अभी भी तमाम शरणार्थी ऐसे हैं
जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, जिनका जीवन स्तर काफ़ी निम्न है और जिन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाओं के जिन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और लिहाजा केवल शरणार्थियों की जो बात है वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, देश के दूसरे हिस्सों में भी है। सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में है, दिल्ली के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी इन शरणार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन शायद ही देश के किसी अन्य राज्य ने इस तरीके की पहल की हो, इस तरीके का फैसला लिया हो, जिससे इन शरणार्थियों को भी एक मुकम्मल सुविधाएं उन तक पहुंच सके, उनको भी आवास मिल सके। बिल्कुल, अब सरकार आगे इस दिशा में आगे अपने कदम बढ़ा रही है। उनका कहना है कि हम डेटा यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और जो भी शरणार्थी हैं उनको आगे भी हम आवास देंगे और खेती के लिए जमीन देंगे। लेकिन इन सबके बीच में मुख्यमंत्री ने वनटांगिया का जो जिक्र किया है, आखिरकार इस गांव की कहानी क्या है, किस तरह का लगाव मुख्यमंत्री का रहा है, ऐसे कौन कौन से गांव हैं जहां अभी तक विकास उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचा है, उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है, करेंगे बात। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। योजना की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब 63 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए और साथ ही खेती के लिए जमीन दी गई। दरअसल ये 63 बंगाली जो 1970 से यहां पर रह रहे थे, लेकिन उनके पास एक छत नहीं थी और आखिरकार उनकी पुरानी मांग को अब सरकार ने सुना है और उन्हें आवास दिया गया है। आलोक गुप्ता हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्या आपके पास आवास आ रही है? हाँ, आ रही है जी। वनटांगिया का भी जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री इस दौरान, और हमने देखा है कि वनटांगिया में जाकर कई बार उन्होंने दिवाली भी मनाई है। जब वो सांसद थे तभी वो वनटांगिया जाते थे। अब चूंकि मुख्यमंत्री दूसरी बार वो बने हैं और 5 साल का जो पिछला कार्यकाल था मुख्यमंत्री के तौर पर भी विकास को काफी हद तक उन्होंने पहुंचाया, और वो खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वहां के लोग अब इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि अब वो भरोसा एक सरकार पे जगह पा रहे हैं कि हाँ, विकास यहाँ तक पहुंच सकता है, कि पहली बार उन्होंने 2022 में अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो क्या ये अपने आप में सरप्राइजिंग नहीं है कि ऐसे भी क्षेत्र हैं हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, जहां पर विकास 70 साल बाद भी नहीं पहुंच पाया? देखिए, ये विकास का मामला कम और राजस्व का जो नियम कानून है उसकी गड़बड़ी ज्यादा थी। वनटांगिया के मामले में भी यही है। वो देश के नागरिक थे, वहां लाए गए, बसाए गए, गांव जंगल में रहने लगे, जंगल लगाने का काम करते थे और वहां चूंकि रहने लगे तो उनको रेवेन्यू विलेज का दर्जा मिला। जब आप रेवेन्यू विलेज के दर्जे में नहीं होते हैं तो आपका अस्तित्व भी नहीं होता। जैसे जिंदा व्यक्ति को मृत कर देने का चलता है रेवेन्यू कार्ड में, ये काम वैसे ही। तो आखिर उनकी आइडेंटिटी कैसे हो? जब तक आप किसी गांव की नहीं है, शहर में है तो मोहल्ला होना चाहिए, कोई कॉलोनी होनी चाहिए, गांव में है तो कोई गांव होना चाहिए, पूरा होना चाहिए गांव। वनटांगिया के साथ कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं थी, इसलिए कहीं भी अपने को दर्ज नहीं करा पाते थे और सरकार की सारी योजनाएं रेवेन्यू विलेज के आता। तो वो एक अलग मामला वनटांगिया। लेकिन जो भारतीय नागरिक भारत में आए हैं और एक आधी सदी उनको अपने
जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा और तब जाके उन्हें यहाँ जमीन नसीब हो रही है। और 400 परिवारों में अभी 63 परिवारों को मिला है, यानी कि अभी 333 परिवार, अभी 337 परिवार और हैं जिनको अभी दिया जाना है। बड़ी तादाद में जो लोग आए थे उसमें से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत वगैरह में भी बसे हैं। जी। जब एनआरसी और सीए का सिलसिला शुरू हुआ था, एक सर्वे किया गया था, वहां तो बाकायदे मोहल्ले बसाए गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वहां से लोग आए थे जिनका उत्पीड़न हो रहा था, वहां की हत्याएं की जा रही थी, छोड़ के घर छोड़ के भागने के लिए मजबूर किया गया। तो ये अमानवीय है। इसके लिए जो मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है, इससे सराहनीय कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा। विजय जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आखिरकार पिछली सरकार ने शरणार्थियों की तरफ विकास को लेकर कदम क्यों नहीं बढ़ाया? क्या ये सब वोट बैंक की राजनीति के तहत होता है? अगर कोई हमारा वोटर है या वोटर कार्ड उसके बाद है, या वो हमारी विचारधारा को फॉलो करता है या हमको समर्थन देता है, तभी हम उसके बारे में सोचेंगे। अब पश्चिम बंगाल का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर किस तरह की राजनीति हुई है, और वो एक वोट बैंक अच्छा खासा ममता बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने हमेशा उसको लेकर राजनीति की, उसको हमेशा आगे बढ़ावा दिया। लेकिन यहाँ पर चूंकि उत्तर प्रदेश में शरणार्थियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वोट बैंक नहीं जुड़ा है और इसलिए शायद ध्यान नहीं गया। क्या यही वजह? देखिए, ये शरणार्थी नहीं थे, ये आबादी की अदला बदली में आए, और वहां पे जो यहाँ की मुस्लिम फैमिलियां वहां गई, या जो हिंदू यहाँ आना चाहते थे, गांधी जी का चूंकि एक पॉलिसी थी कि भाई जो जहाँ रहना चाहे रहे, और यहाँ से बड़ी तादाद में यहाँ से मुसलमान गए नहीं, लेकिन उन पूर्वी पाकिस्तान था या पश्चिमी पाकिस्तान के हिस्से से बड़ी तादाद में हिंदुओं को बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। वो लोग वहां से यहाँ आए, वो अपनी ही देश में आए, यानी कि जो भारत था 47 के पहले, वो तो उस भारत के नागरिक हैं, और बस स्थान उनका परिवर्तन हुआ। स्थान परिवर्तन के बाद जो उनकी संपत्ति छीनी गई थी, जो छूट गई थी, उसके एवज में उनको कुछ तो मिलना चाहिए। आखिर वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? सरकारों ने तो देश के विभाजन का फैसला ले लिया था, अब आपने विभाजित कर दिया देश को, लेकिन नागरिकों को आप जो उनकी संपत्ति, उनकी नौकरी, उनका बिजनेस वहां छूट रहा है, तो आप नई जगह पे बसाने के लिए सारी सुविधाएं दीजिए। कुछ जगहों पे जमीनें दी गई हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रॉपर तरीके से आज भी उनके नाम नहीं है। खेती वो कर रहे हैं, मतदाता भी हैं, भारतीय नागरिक हैं, लेकिन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके नाम नहीं चढ़े। ये समस्या पीलीभीत और लखीमपुर में अभी भी है। और ये जो 400 परिवार हैं, ये 400 परिवार हस्तिनापुर में बसाए गए थे, मेरठ के, और वहां से अब ये जिस फैक्ट्री में काम करते थे, और बंद हो गई, उसके पास से ये अब इनको आइडेंटिटी मिली है, अपने देश की धरती पे उनको जगह मिली है, अब उनको आवास भी मिल रहा है, और उनको देने की बात भी है मुख्यमंत्री। तो मुझे लगता है कि फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन जो अभी 337 परिवार बचे हैं, ये तेजी से काम करें। और हाँ, जो सवाल आपने पूछा क्यों नहीं हुआ इसलिए नहीं, जहां से हर फाइल में, जिस फाइल में स्वीटनर होता है, तो बाबू सबका का कर्मचारी अधिकारी तेजी से चलाता है, लेकिन जिसमें स्वीटनर नहीं है, वो डम पड़ी रहती है, कोई उसको खुशहाल नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, मेरे पास वक्त कम है, और शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सरकार ने एक कदम शरणार्थियों की तरफ बढ़ाया है, और सरकार का ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसी तरह का डाटा हम अब उसको निकालने वाले हैं कि कितने शरणार्थी हैं, और उनको अब इस योजना से जोड़ा जाएगा और उनको भी आवास दिया जाएगा। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सारा समय, सारा प्रणाम।